सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। जिस कारोबार से तुम्हारा ताल्लुक है उसने तुम्हें खासा ढीठ बना दिया है। मैंने जुमला मुकम्मल किया तो वो मुस्कुराकर बोला, मारूख मुझे बता चुकी है कि रफ्ता रफ्ता तुम भी ढीठ बनने की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मारूख और मलीहा की मुलाकात किसी जनानी उनाट उठाट फटक में तब्दील हो जाएगी? मैंने नदीम की कही हुई अनसुनी करते हुए पूछा। फर्ज कर लो कि ऐसा हो गया तो तुम किसका साथ दोगे? नदीम ने लहरा कर दरियाफत किया, मैं दोनों पर लानत भेजकर वापस आ जाऊंगा। और ऊपरी दिल से मेरा जवाब भी यही हो सकता था। नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे खुशी थी कि नदीम की खफगी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, वरना वो इस बात पर शाकी था कि मैंने बोशन पर चढ़ दौड़ने की हमाकत क्यों की थी। और हम दोनों बात कर रहे थे कि सराज आ गया। नदीम और उसके दरमियान मेरी कोशिशों ने एक बार फिर मुफाहमत की फिदा पैदा कर दी थी। कोई नई इतला? मैंने दरियाफत किया। बोशन की चालें मेरी समझ से बाहर हैं, सराज ने कहा। कल तक वो आपके खिलाफ जहर उगल रहा था और ऊपर से प्रेशर डलवा रहा था, और आज उसने आपके खिलाफ जो पर्चा कटवाया था वो वापस लेने की तहरीरी दरख्वास्त पेश कर दी है। कोई वजह तो जरूर लिखी होगी? नदीम ने पूछा। जी हाँ, उसने लिखा है कि जो कुछ हुआ वो महज एक मामूली सी गलतफहमी का नतीजा था, वरना उसके बाप के दरमियान कभी कोई कशमकश नहीं रही। इसका ये बयान किसी गहरी साजिश की निशानदही करता है। नदीम ने बेहद संजीदगी से कहा, हमें अब उस दोगले दुश्मन से ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। और मैंने सराज की बात पर ज्यादा तअज्जुब का आधार नहीं किया। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि बोशन की जानिब से पेश की जाने वाली दरख्वास्त में भी किसी न किसी जाविये से उस्मान गनी का हाथ जरूर मौजूद होगा। चुनाचा मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, नगमा के उस कज़न का क्या बना जिसने सलमान कैसर की मौत की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी? वो अब खामोश हो गया है, सराज ने पहलू बदल का जवाब दिया। मैंने उसे खरीदने की कोशिश की थी कि क्या सलमान कैसर की मौत में उसके जज्बा रकाबत का कोई दखल था, मगर वो सिर्फ मुझे घूर कर रह गया। अदालत में उसने क्या बयान दिया? अभी वो पुलिस कस्टडी में है और 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद ही पुलिस अदालत में केस पेश करेगी। नगमा और उसके वालिद ने क्या बयान दिया है? सेठ नामान की पूरी कोशिश यही है कि आसफ इसी केस से रहा हो जाए, लेकिन नगमा का ख्याल उसके बरअक्स है, सराज ने जवाब दिया। और मैंने जानबूझकर उन दोनों का बयान अलहदा अलहदा लिया था। सेठ नामान का कहना है कि आसफ एक सीधा सादा और नेक लड़का है जिसने महज पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट के खौफ से एक नाकर्दा जुर्म का इकरार कर लिया है, लेकिन मिस नगमा का ख्याल है कि सलमान कैसर को आसफ ही ने मारा होगा। उस ख्याल की कोई वजह भी जरूर बताई होगी। जी हाँ, उसका ख्याल है कि आसफ उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सलमान कैसर के दरमियान में आ जाने की वजह से उसकी ख्वाहिश की तकमील मुश्किल थी। चुनाचा उसने जज्बात में आकर एक खतरनाक कदम उठाने का रिस्क भी मोल ले लिया। क्या आसफ ने कभी नगमा से शादी का इजहार किया था? इस बार नदीम ने पूछा। यही तो हैरत की बात है कि मिस नगमा का कहना है कि आसफ को इतनी जुर्रत कभी नहीं हुई थी कि वह उससे इजहार इश्क कर सकता। आप जाती राय क्या है आपकी? अभी तक हम आसफ की जुबान खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ नामान की वजह से हम उस पर ज्यादा तशद्दुद भी नहीं कर सकते। असल मामला क्या है उसका इल्म अदालत में जाने के बाद ही होगा। क्या आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि सलमान कैसर की लाश के करीब जगत नारायण की पहचान एक मखसूस सिक्के की सूरत में भी पुलिस के हाथ लगी है? इसी बात ने केस को उलझा रखा है। सराज ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, मखसूस सिक्का जगत नारायण की निशानदही जरूर करता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आसफ का ताल्लुक जगत नारायण के गिरोह से भी हो सकता है। कोई वजह? मिस्टर आसफ का साहब का रिकॉर्ड
आईने की मानद साफ है। सिराज ने मेरी जन्म गौर से देखा। गालबन वो मेरे नजूम वाली हरकत के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपना इरादा करके बोला, जिस अंदाज में आसिफ की गिरफ्तारी अमल में आई है वो भी मेरे लिए हैरत अंगेज है। अगर वही कातिल होता और उसका ताल्लुक जगत नारायण के टोले से होता तो मेरे दफ्तर के आगे पीछे मंडलाने की हमाकत कभी ना करता। सिराज के जाने के बाद हम फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए और आसमा ने बड़ी मुश्किल से मुझे बाहर जाने की इजाजत दी थी और रास्ते में नदीम ने फिर आसिफ का जिक्र छेड़ दिया। सिराज ने मुझे बताया था कि तुमने अपने इल्मे नजूम से आसिफ की निशानदही की थी और मेरा ख्याल है कि उसने जागते में कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने बात उड़ाने की खातिर कहा, उस वक्त सिराज तुम्हारे दफ्तर में मौजूद था जब तुमने उसका हाथ देकर कहा था कि मुजरिम उसके दफ्तर के करीब मौजूद है। और नदीम ने मेरे जवाब को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा और तुम्हारे ही इसरार पर सिराज ने अपने दफ्तर फोन किया और फिर आसिफ गिरफ्तार हो गया। लेकिन मैंने एहतजाज करना चाहा। मैं सिराज नहीं नदीम हूं। वो मेरी तरफ घूर कर बोला, सच बताओ, क्या तुम्हारी कालका देवी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी? हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो मुझे याद नहीं। मैंने दरमियानी रास्ता अख्तियार किया तो नदीम मुस्कुरा कर रह गया। उसके मुस्कुराने का अंदाज बता रहा था कि वो मेरे जवाब से मुतमिन नहीं है। फार्म हाउस के बाहर मारूख अपनी गाड़ी में पहले से मौजूद थी और हमारी गाड़ी रुकते ही वो तेजी से लपकती हुई गाड़ी से उतर कर करीब आ गई और नदीम को खौनख्वार नजरों से घूर कर बोली, दिल चाह रहा है कि तुम्हें शूट कर दूं, फिर इंतजार किस बात का है? बको मत। वो झल्ला गई। क्या अब मुझे इतना अख्तियार भी नहीं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे फार्म में दाखिल हो सकूं? आई सी। नदीम ने मामले की नोयत मालूम होने के बाद बड़ी इंकसारी से कहा, मैं माजरत खवा हूं, लेकिन तुम्हें उसकी वजह भी मालूम है। तुम्हारे अलावा कोई और भी यहाँ दाखिल होकर केस बिगाड़ सकता है। चुनाचा मैंने अपने स्टाफ को सिक्योरिटी के मामले में सख्ती से हदायत दे रखी थी। मारूख ने बतौर गसीली नजरों से नदीम को घूर कर देखा और फिर हमारी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। नदीम की गाड़ी पहचान कर सदर दरवाजे पर तैनात मसला गेटमैन ने दरवाजा खोलने में बड़ी मस्तअदी और फुर्ती का सबूत दिया था और हम फार्म हाउस वाले कॉटेज में जाकर गाड़ी से उतरे तो नदीम ने मारूख के तेवर देखकर कहा, क्या मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं है? और उसका जवाब मैं तुम्हें मलीहा से मिलने के बाद ही दे सकूंगी। और निहायत मुनासिब ख्याल है। मैंने मारूख की तरफदारी की। ये शख्स इसी काबिल ही नहीं है कि इस पर एतमाद किया जाए और मलीहा को इसने फार्म हाउस में छुपा रखा है। इसका इल्म भी अभी रास्ते में ही मुझे हुआ था। और चोर का भाई गिरगट मारकूर ने मुझे वालहाना नजरों से देखकर मैंने खेद अंदाज में बोली। 10 मिनट बाद ही हम कॉटेज के तय खाने में मौजूद मलीहा को देखकर मारूख के चेहरे के तेवर यकलत खतरनाक हो गए और मलीहा ने उसे देखकर शर्मिंदगी के इजहार के तौर पर अपनी नजरें नीची कर ली और सिचुएशन कुछ देर टेंस रही और फिर मारूख की आवाज कमरे में गूंजी, क्या तुम इस बात का इकरार करती हो कि मेरे स्टॉक में जहर आलूद बोतल तुमने ही रखी थी? मैं इनकार नहीं करूंगी मैडम, मलीहा ने मदम लहजे में जवाब दिया। सुलेमान शाह की इस साजिश के खिलाफ तुम मुझे इशारा दे सकती थी। मैं मजबूर थी इसलिए कि तुम्हारी करतूतों के कुछ सबूत तस्वीर की शक्ल में उसके पास मौजूद हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है और तुम्हारा क्या ख्याल है? मारू किसी जख्मी शेरनी की तरह धाड़ी। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं खुद भी अब जिंदा रहने की ख्वाहिशमंद नहीं हूं, लेकिन मरने से बेशतर मैं सुलेमान शाह से अपनी बर्बादी का हिसाब जरूर लूंगी। ये काम तुम मेरे खिलाफ की जाने वाली साजिश से पहले भी अंजाम दे सकती थी। शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं खाइफ थी और मेरी अक्ल खबत होकर रह गई थी। यह भी हो सकता है कि मुझे ठिकाने लगाने के बाद तुम मेरी जगह लेने के ख्वाब देख रही हो और अब मेरे बच जाने की सूरत में तुमने कैंची बदलने की स्कीम तैयार कर ली हो। और मारूख ने सर्द आह भरकर कहा। उसकी निगाहें बदस्तूर मलीहा के चेहरे पर मरकूज थीं। आपकी ये सोच भी हालात की रोशनी में कुछ गैर फितरी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सुलेमान शाह से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? ये सरासर झूठ है, मलीहा ने पहली बार तेज लहजे में जवाब दिया। मैंने सुलेमान शाह को कभी हद से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें सुलेमान शाह के खिलाफ बड़ी अदालत में उस कमीनगी की गवाही देनी पड़ेगी
मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? मैं इज्जत की मौत मरना चाहती हूं, इसीलिए मैंने मिस्टर नदीम से दरख्वास्त की थी कि मुझे एक डार्ट गन फराहम कर दें। मलिहा ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको सुलेमान शाह की और मेरी लाश एक साथ ही मिलेगी और इस तरह तुम्हारी शराफत के डंके बजेंगे। मार्क ने जहरीले अंदाज में कहा, जो कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त मैं दुनिया में मौजूद नहीं होंगी, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सुलेमान शाह को उसकी कमीनगी की कोई इबरतनाक सजा देना चाहती हूँ तो आप हक बजानब होंगी। शट अप! मारूख का पारा चढ़ने लगा। मैं तुमसे मशवरा नहीं बल्कि अपने इंतकाम के सिलसिले में तुम्हारे किरदार की अदायगी के बारे में पूछ रही हूँ। सॉरी मैडम, शायद जल्दी में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई। तुम्हें सुलेमान शाह के खिलाफ अब मेरे इशारों पर अमल करना होगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मुझे अपने हाथों से हमेशा के लिए खत्म कर दें? मलिहा के लहजे में बेबसी थी। पहले मैंने यही सोचा था कि तुम्हें अपने शिकारी कुत्तों की खुराक के तौर पर फराहम कर दूं और तुम्हारा लजीज गोश्त यकीनन उनकी शिकम पूरी का तस्कीन अमीद सबब बन सकता था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है और तुमको और सुलेमान शाह को सिसका सिसका कर मारूंगी। हम खामोश तमाशाई की तरह खड़े दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे और मलिहा ने जो पेशकश की थी वो भी ठीक थी और मारूख ने जो अंदाज इख्तियार किया वो भी गलत नहीं था और वैसे भी किसी एक तरफ से बोलना मुनासिब नहीं था, लेकिन जाती तौर पर मैं ये महसूस किए बगैर नहीं रह सका कि मलिहा को बद किरदार होने के बावजूद अपनी बदनामी से खौफ आ रहा था, जबकि मारूख उसकी हद से कतई बेनियाज हो चुकी थी। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ, मारूख ने सफाक अंदाज में कहा। आप मुझे जो सजा भी देंगी मुझे मंजूर होगी, मलिहा ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। नदीम, मारूख ने शदीद गुस्से की हालत में भी नदीम को बड़ी अपनाई से मुखातब किया, क्या तुम मुझे कोई ऐसा फोन फराहम कर सकते हो जिसमें माइक के अलावा आंसरिंग मशीन भी मौजूद हो? मैं आम तौर पर ऐसा ही फोन इस्तेमाल करने का आदी हूँ। और फिर नदीम ने अपने आदमी को बुलाकर फोन तलब किया और मारूख ने एक बार फिर 16 बार नजरों से मलिहा को घूरते हुए कहा, तुम फोन पर सुलेमान शाह से बात करोगी, उस वालदुल हराम को यह बावर कराने की कोशिश करोगी कि तुम कहीं रूपोश हो और उस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आ सकती जब तक मैं रास्ते से ना हटा दी जाऊं। और फिर उसने मारूख के जवाब का इंतजार किए बगैर माइक और टेप का बटन दबाया और सुलेमान शाह के नंबर डायल करने लगी। उसने वो मखसूस नंबर डायल किया था जिसे सुलेमान शाह के अलावा कोई अटेंड नहीं करता था और दूसरी जन्म से फोन की घंटी बजी तो मारूख ने रिसीवर मलिहा के हवाले कर दिया और उसे कहर आलूद नजरों से घूरने लगी। 4 बार घंटी बजने के बाद दूसरी जन्म से कॉल अटेंड की गई और कमरे में सुलेमान शाह की आवाज गूंजी थी। सर, मलिहा ने मदम और सहमे सहमे लहजे में कहा, मैं मलिहा बोल रही हूँ। तुम कहाँ हो? हालात ने मुझे रूपोश होने पर मजबूर कर दिया है सर, और मैंने सुना है कि मैडम मौत को शिकस्त देने के बाद दोबारा कोठी पर वापस आ गई हैं और अब उनके पालतू दरिंदा सिफत जानवर कोने खुदरों में मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। मुझे अपना पता बताओ, मैं फौरी तौर पर तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है सर, मलिहा ने बड़ा खूबसूरत बहाना तराशा। जो लोग मेरी तलाश में हैं वो यकीनन आपकी नकलो हरकत की निगरानी भी जरूर कर रहे होंगे और इसके अलावा मैं इतनी जल्दी मरना भी नहीं चाहती। तुम इस 2 कौड़ी की औरत से खौफजदा मत हो, सुलेमान शाह ने हकारत से कहा। अगर कोई खतरनाक जहरीली नागन को आस्तीन में पालता है तो उससे जहर निकालने के फन से भी बखूबी वाकफियत रखता है और मारूख में अभी उतना हौसला पैदा नहीं हुआ जो वो मुझसे टकराने की हमाकत करे। और तुम भी मेरी उड़ान से वाकिफ हो और मेरे इशारे पर मारूख के सर को भी जूते तले मसल कर फेंका जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपना फोन नंबर बताओ ताकि मैं बवक्ते जरूरत तुमसे राब्ता कायम कर सकूं और मैं नंबर बताकर उस मेहरबान शख्स को खतरे में नहीं डाल सकती जिसने मुझे अपनी छत के नीचे पनाह दे रखी है। तुम्हारी मर्जी, सुलेमान शाह ने झल्लाकर जवाब दिया और फिर तेजी से बोला, तुमने रूपोश होकर हमाकत ही का सबूत दिया है और मारूख के फरिश्ते भी तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकते थे और मेरा यह बयान ही बहुत काफी होता कि उसने अपनी आवारगी से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन मैडम को फिर भी मुझ पर जरूर शुबा होता, इसलिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा उनके स्टाफ को भी हाथ नहीं लगा सकता। और मलिहा ने बदस्तूर
अपनी खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैडम इस बात की तह तक बेआसानी पहुंच सकती हैं कि मैंने वो जहरीली मगर सील बंद बोतल आपके इशारे पर ही स्टॉक में रखी होगी। तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था। सुलेमान शाह किसी खून अशाम भेड़िए की तरह गुर्राया। एक 2 टके के बिजनेसमैन के साथ उसकी तस्वीरें देखकर मैं सब्र नहीं कर सकता था। अगर वो तस्वीरें मंजर आम पर आ जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। और सुलेमान शाह का इशारा मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं था, इसलिए मैं एक लम्हे को घबरा गया। और मेरा ख्याल है कि अगर आप उन दोनों ही को किसी तरह एक साथ खत्म करा दें तो ये किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाएगा। मलीहा ने दबी जुबान में मशवरा दिया। तुम 2 रोज बाद मुझे फोन करना और उस वक्त तक मैं किसी नतीजे पर जरूर पहुंच जाऊंगा। और फिर दूसरी जानब से रसूल रखने की आवाज उभरी तो मारूख ने आगे बढ़कर स्विच ऑफ कर दिया और मलीहा ने खामोशी से रिसीवर मारूख की तरफ बढ़ा दिया। गुड, मारूख ने उसे तारीफी जुमलों से नवाजा। तुम किसी साजिश को मुरतब करने में खासी ज़हीन वाक़या हुई हो और मेरा ख्याल है कि तुम्हें कम अज कम उस वक्त तक जिंदा रखना जरूरी है जब तक सुलेमान शाह कैफरे करदार तक नहीं पहुंच जाता। मलीहा ने कोई जवाब नहीं दिया और बदस्तूर सर झुकाए खड़ी निचला होंठ चबाती रही। मारूख ने फोन से टेप शुदा गुफ्तगू का केसर निकाल कर अपने कब्जे में किया और फिर हमारी तरफ देख कर बोली, सुलेमान शाह ने मुझे 2 कौड़ी की औरत कहकर अपनी मौत ही को दावत दी है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का मशवरा नहीं दूंगा। नदीम ने कहा, वो मेरा जहर निकालने का ख्वाब देख रहा है और तुम मुझे इंतजार करने का मशवरा दे रहे हो। समझने की कोशिश करो। नदीम ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी हमारे पास 2 रोज की मोहलत बाकी है और इस दौरान हमें ठंडे दिमाग से कोई जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचना होगा। और मुझे पहले ही शुबा था कि मारूख ने बड़ी बेगैरती की है और मुझे मुस्कुराती नजरों से देखकर कहा, वो हमारी तस्वीरें देखने के बाद ही पागल हुआ होगा और मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। मैंने जल्दी से उसकी कही अनसुनी करते हुए नदीम से कहा, तुम्हें अब पूरी तरह मोहतात रहना होगा। मारूख ने दोबारा मुझे मुखातब किया, सुलेमान शाह अपनी सीता से कितना गिर सकता है तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि मुझे खत्म करने का मंसूबा बनाने से पहले तुम्हारे ऊपर वार करने की कोशिश करे। फिक्र मत करो माय डियर। नदीम ने मेरी कफियत का अंदाजा लगाते हुए मारूख को मुखातब किया, जब तक मैं जिंदा हूं सुलेमान शाह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा और मैं इस जैसे लोगों से निमटना जानता हूं। मुझे मालूम है। वो मुस्कुराकर बोली, तुम भी सुलेमान शाह से कुछ कम खबीस नहीं हो और जरा नवाजी है तुम्हारी जो इस काबिल समझती हो, वरना मन आनम के मन दानम। और उसके बाद नदीम ने वहां रुकने की कोशिश नहीं की और मारूख ने तय खाने से निकलते निकलते एक बार फिर मलीहा को कुछ अजीब नजरों से घूरा था और उन नजरों में हमदर्दी और हकारत के मिले जुले तासरात मौजूद थे। मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद मैंने दफ्तर में कदम रखा तो मेरे पूरे स्टाफ ने मेरी मजाज पुरसी की। वारसी और आबद ने खुशी में मिठाई तकसीम की और बहुत देर तक वो मेरी ही आपस में मौजूद रहे। और ये मेरे अपने साथी, मेरे वफादार साथी, जिनकी शब रोज की मेहनत ने मुझे शोहरत बख्शी थी, इज्जत दी थी, दौलत दी थी और वो एक ही मशीन के मुख्तलिफ पुर्दे थे जो एक दूसरे से मरबूत होकर हरकत करने के आदी थे। इसीलिए अभी तक मेरे मिशन में कोई फॉल्ट नहीं आया था। स्टाफ के अफराद में दानिश भी था और जिसने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी और मेरी खातिर मौत से भी टकरा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जिद में आकर उससे ड्राइविंग के फराइ से सुखबदोश करके एक दूसरे काम पर लगा दिया था और मुझ पर तनहा मंजिल सर करने का जुनून सवार था। और इस वक्त भी वो मेरी खिलवत के इस मिशन में जिसमें सब अपने थे, कोई गैर नहीं था, बराबर का शरीक था। और चेहरे पर दाढ़ी और दूसरी तब्दीलियां लाने के बाद वो हालात के पेश नज़र सबसे अलग थलग बैठा दानिश की बजाय साजिद बनने पर मजबूर हो गया था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था, लेकिन मुझे उसकी रोशन आंखों में कहीं ना कहीं एक शिकवा सा टमटमाता हुआ नजर आया। शायद वो इस बात से खफा था कि मैंने उसे खुद से दूर क्यों कर दिया और उसका शिकवा बजा नहीं था। और सब की मौजूदगी में मैं खामोश रहा, लेकिन सब के जाने के बाद मैंने दानिश को रोककर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम शायद मुझसे नाराज हो? क्यों? जी नहीं, मैं भला आपसे किस तरह नाराज हो सकता हूँ?
झूठ बोल रहे हो, मैं बड़ी अपनाई से बोला, और मैं तुम्हारे ज़हन में होने वाली अथल पथल को महसूस कर रहा हूँ। और वो जवाब में खामोश रहा, गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मैंने जेब से अपने गाड़ी की चाबी निकालकर मुस्कुराते हुए उसके हवाले की तो उसका चेहरा अचानक खिल उठा। अगर आपको कुछ हो जाता तो बास मैं खुद अपनी आंखों में, अपनी निगाहों में गिर जाता, उसने जज्बाती अंदाज में कहा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, फिर आपने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मेरा बे उसकी जुबान पर आ गया, और मैं किसी की मदद के बगैर अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करना चाहता हूं। और मैं यकलक सजीदा हो गया। अब तक दूसरे मुझसे खेल रहे थे, मगर अब मेरी बारी है, और मैं उन्हें सुकून की मौत निबंद नहीं लेने दूंगा, और मैं हर महाल पर उसके साथ रहूंगा। एक शर्त। वो क्या? वो मुजस्समे सवाल बन गया। नदीम मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है, मेरा साथी है, और मेरी खातिर वह संगलाख पहाड़ों से भी टकरा जाने से कभी ग्रेज नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार खुद तन तनहा अपने बाजुओं की आजमाइश भी कर लूं, और तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन इस शर्त पर कि तुम अपनी जुबान से मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। और मैं वादा करता हूं बास, लेकिन वो जो आपकी निगरानी पर मामूर हैं वो तो खामोश नहीं रहेंगे। उन्हें उनका काम करने दो, तुम सिर्फ मेरे कहने पर अमल करो। दानिश चला गया तो मैं फाइलों को देखने लगा, और मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी फाइलें जमा हो गई थीं, और मैं उनमें से पहले उन फाइलों को देखने लगा जिन पर अशद ज़रूरी का ठप्पा लगा हुआ था, और मैं पूरी तवज्जो और इन्हमाक से उन फाइलों को निपटा रहा था जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कमरे में तनहा नहीं हूँ और मेरे अलावा कोई और भी है। और मैंने अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर फाइलों से नजर उठाकर देखा तो कालका मेरे गोशा सकून के एक सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी, और एक बार फिर वो अपने तमाम कीलो कांटे से लैस होकर मुझे दावते नजारा दे रही थी, और मुझे उस पर हंसी आ गई। कभी वो पूरी तरह मुझ पर हावी थी और मैं उसका दस्ते नगर और मुख्तार था। ये और बात है कि मुतअद्दिद मौक़ों पर उसी की वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बचा था, लेकिन अब कुफर की वो नापाक कुव्वत मेरे लिए खतरनाक बन गई थी, और वो मुझे मेरे दुश्मनों के सामने सुरंगों करने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन उस्मान गनी के दरमियान में आ जाने से उसका गुरूर और तकब्बर टूट गया था, और वह अब मुझे लिभा कर अपने हुस्न का जादू जगाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी, और उसकी कातिल और सहाराना आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। इस कदर गौर से क्या देख रही हो कालका रानी? तुम काम करते हुए मुझे अच्छे लग रहे थे, इसलिए कि मैंने तुम्हें छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, उसने एक अदा से जवाब दिया। और मेरा काम तुमसे ज्यादा अहम और जरूरी तो कभी नहीं रहे। मैंने हल्का सा तंज किया। मैं महसूस कर रही हूं कि अब तुम कालका से दूर होते जा रहे हो। वो लहराती बल खाती हुई उठी और हवा के किसी मुअत्तर झोंके की तरह मेरे करीब आकर बोली, इतने कठोर दिल तो तुम पहले तो कभी नहीं थे, और कभी कभी इंसान के अपने अंदर भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, और बदलते मौसमों की तरह उसके अंदाज भी रंग तब्दील करने लगते हैं। लेकिन तुम्हारी बात और है, और मैंने उसके सरापे को बहुत गौर से देखा। तुम मेरी मौसना हो और मैं तुम्हारे एहसानात का शुमार करना चाहूँ तो शायद मेरे लिए यह भी मुमकिन ना होगा। और कालका पे तंज कर रहे हो? वो इठलाकर बोली। तुम्हें शायद धोखा हुआ है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। भला मैं और तुम पर तंज करूंगा? तुम जो महान शक्ति की मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, तुम देवताओं की मंजूर नजर हो, और तुम खुद को हर रंग में ढालने की ताकत रखती हो। तुम्हारा रूप निराला है, और तुमने मेरी वजह से शंकर को ठिकाने लगा दिया है। याद है तुम्हें वही शंकर जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पहाड़ के एक तंगो तारीख गुफा की गिलासतों से निकाला था, और इस वक्त तुम महज एक बेजान मूर्ति थी, लेकिन अब चिंगारी ने चटक कर शोले का रूप इख्तियार कर लिया है। शहबाज खान, उसने मुझे तेज नजरों से देखा। शायद वो अपने वजूद को मेरे तेज तर नश्तर से घायल होता देखकर तलमला उठी थी। हुक्म दो कालका रानी, तुम्हारा सेवक तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार है। और मैंने किसी सआदतमंद आशिक का अंदाज इख्तियार किया। अब तो मेरे सर से वो छाया भी दूर हो चुकी है जिसने तुम्हें मेरे दिलो दिमाग तक पहुंचने से रोक रखा था। अब तो तमाम दूरियां खत्म हो चुकी हैं और तमाम फासले खत्म हो गए। लेकिन मुझे तुमसे शिकवा है कि तुम कभी मेरे और मेहरबान होती तो अपने हुस्न के सहर से मुझे तस्खीर कर लेती हो, और तुम्हारी घनेरी जुल्फों की छाँव तले मुझे वही सुकून और राहत मिलती है जो किसी थके हुए मुसाफिर को नींद के छाँव तले मैसर आती है।
लेकिन जब तुम ज्वालामुखी का रूप धारती हो तो मेरा अंग अंग जल कर खाक होने लगता है। और मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो कालका रानी, और मेरे साथ धूप छांव का ये खेल क्यों खेलती हो? मैं समझ रही हूँ शहबाज खान, वो तलख अंदाज में हंसी। तुम एक वक्ती सहारा पाकर अपनी कालका को भूलने की कोशिश कर रहे हो, परंतु इतना याद रखना कि जब वो छाया हमारे दरमियान से हट गई तो कोई और शक्ति भी कालका का रास्ता नहीं काट सकेगी। क्षमा करना कालका रानी, मैंने उसे याद दिलाने की खातिर कहा कि मैं तुमसे भूषण महाराज की खैरियत दरियाफ्त करना तो भूल ही गया था। उसकी चिंता मत करो, जब तक मैं उसके साथ हूँ तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। तुम हुक्म दो, मैं भूषण के रास्ते से हट जाऊं। तुम्हारे बड़े अलका एहसान है मुझ पर। ये तुम नहीं, वो शक्ति बोल रही है जिसने तुम्हें सब्ज बाग दिखाकर अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और सुनाओ, क्या खबर है? मैंने बेपरवाही से कुछ सोचकर बोला। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया था, और मुझे यकीन है कि भूषण ने तुम्हारे ही मशवरे पर मेरे ऊपर पुलिस केस वापस ले लिया है। नहीं, मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं की, कालका ने संजीदगी से जवाब दिया। वो उसकी अपनी कोई साजिश है, लेकिन तुम मुझे उसकी चाल से आगाह नहीं करोगी। तुम क्या चाहते हो? मुझसे बार बार नाराज मत हो जाया करो, मैंने रूठे हुए लहजे में कहा। तुम प्रोफेसर इब्रार से मिलने गए थे और वो सो मेरी नजर अंदाज करते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक वहां की सुन गुन लेने गया था, लेकिन प्रोफेसर बुरी तरह चिड़चिड़ा हो रहा है और मार्गरेट की मौत ने शायद उसके ज़हन पर कोई खुशगवार असर नहीं छोड़ा, और बात अब अच्छी करने लगे हो। तुम्हारी करम नवाजियां हैं। वरना एक बात कहूं शहबाज खान, कालका से छल कपट तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और मैं भी महसूस कर रहा हूं कि आजकल हर तरफ गर्द दुर्द का दौरा है, और तुम शायद भूल रहे हो भोलेनाथ कि अब मैं तुम्हारे मन का हाल पढ़ सकती हूँ। क्या तुम इस वक्त भी यही कुछ कहने आई हो? मैंने उसके हुस्न की सहर अंगेजियों को ललचाई हुई नजरों से देखा। तो और भी क्या बेरुखी दो घड़ी को आई हो और उखड़ी उखड़ी बातें शुरू कर दी, और मेरे करीब नहीं आओगी? जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें बता दूं कि जिस रास्ते पर तुमने कदम आगे बढ़ाए हैं उसका मोड़ तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। इसे धमकी समझूं या नसीहत? मैंने उसे बेपरवाही से जवाब दिया। मैं जा रही हूं शहबाज खान, मगर ये बात अपनी खोपड़ी में निकाल दो कि तुम कालका की महान शक्ति जैसे देवताओं का आशीर्वाद भी हासिल है। आसानी से छुटकारा पालोगे, और एक दिन फिर तुम्हें मेरे चरणों पर झुकने के लिए मजबूर होना होगा। और मैं तो उस वक्त भी तैयार हूँ, लेकिन शायद तुम मेरे करीब आने से घबरा रही हो। यह ख्याल है तुम्हारा, लेकिन जब मन में मैल हो तो शरीर का मिलाप हम दोनों को शोभा नहीं देगा। और फिर तुम उस कातराना अंदाज में मेरी प्यास भड़काने के फर्ज से क्यों आई थी? मैंने शिकवा किया। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, कालका थी, जिसका बेशुमार चमत्कार अपनी बंद आंखों से मैं देख चुका था। प्रोफेसर अबरार के सिलसिले में तुमने कालका के साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, परंतु मैं इतनी जल्दी अपने इरादे से बाज नहीं आऊंगी। भूषण ने हाथ बांधकर मुझसे उस फार्मूले की फरमाइश की है, और मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। एक बात पूछूं कालका? पूछो। क्या तुम भूषण के साथ भी लगावट की बातें करती हो? अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में भड़कते शोलों का रकस शुरू हो गया। मुझे गलत मत समझो कालका रानी, मैंने किसी पैदाइशी आशिक की तरह अजहार मोहब्बत की। कोई भी शख्स रकाबत के जज्बों को ज्यादा दिनों तक नहीं दबा सकता। शायद यही वजह है कि अब तक मैं और भूषण एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तुमने ऊंचा उड़ना भी सीख लिया है, वो जहर खान से बोली। अपनी हैसियत पहचानने की कोशिश करो शहबाज खान। तुम्हारी वो लंदन वाली बुढ़िया अभी तक कालका की गिरद को भी नहीं छू सकी। समय की कदर करो, वरना अगर ये भी गुजर गया तो फिर तुम्हारे लिए तमाम रास्ते एक एक करके बंद हो जाएंगे। और जगत नारायण के बारे में तुम मुझसे कुछ पूछना है? मैंने संजीदगी से कहा। उस गरीब आसफ को पुलिस के झमीलों में उलझाने की क्या जरूरत है? और नगमा से बहुत हमदर्दी है तुम्हें। क्यों? तुम चाहो तो समझ लो, लेकिन किसी सुंदर कन्या का अपमान करना भी मेरे नजदीक पाप से कम नहीं है। अब तुम पाप और पुण्य की बातें करना सीख गए हो। खुशी हुई मुझे, और मैंने आसफ के बारे में पूछा था। मैंने अपना सवाल दोहराया। घबराओ नहीं, सब कुछ बहुत जल्द जान जाओगे, बस कुछ दिनों की बात है। और कालका ने मुझे कहर आलूद नजरों से देखा और फिर नजरों से उज्जल हो गई।
اور میں اس کے جانے کے بعد دوبارہ فائلوں کی سمت متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ حسنہ کمرے میں داخل ہوئی اور خلاف توقع وہ اس وقت بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی کہ آج میری قسمت کے ستارے کہیں کبڈی کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے حسنہ کے بیٹھنے کے بعد اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور ابھی کالکا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آئی تھی لیکن روٹھ کر چلی گئی، اور اب تم شروع ہی سے روٹھی نظر آ رہی ہو اور مجھے تمہاری حماقت پر غصہ آ رہا ہے۔ خلاف توقع حسنہ نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی سے کہا، تمہیں جب منع کر دیا گیا تھا تو پھر تم نے بوشن کو جان سے مار دینے کی خواہش کیوں کی تھی؟ کیا تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اب میں بوشن کا قصہ تمام کر دوں؟ جانتے ہو بوشن نے تمہارے خلاف پولیس کیس کیوں واپس لیا ہے؟ کوئی گہری سازش؟ میں نے اس سے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہاں، وہ پورے یقین سے بولی، اسے ایسا کرنے کے لیے جگت نارائن نے مجبور کیا تھا اور وہ براہ راست تمہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آصف کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا واقعی وہ سلمان قیصر کا قاتل ہو سکتا ہے؟ نہیں، حسنہ بولی، اس کی ایک الگ کہانی ہے اور جگت نارائن کے آدمیوں نے اس کی کچھ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر پھانسنے کی کوشش کی ہے اور وہ مجبوراً قربانی کا بکرا بننے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہو سکتی ہے جو انسان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے پر مجبور کر دے؟ اور جگت نارائن کے آدمیوں نے آصف کی جانب ایک چارہ ڈالا تھا، ایک مقامی کلب کی بدنام ڈانسر جو کبھی جگت نارائن کی کمزوری بھی رہ چکی ہے، اور جگت نارائن اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑنے کا عادی نہیں۔ اور حسنہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، خوبصورت عورتیں خواہ کتنی برد کردار کیوں نہ ہوں، وقتی طور پر کسی بھی نوجوان کا راستہ روک سکتی ہیں، اور جگت نارائن نے بھی یہی کھیل کھیلا۔ پہلے اس ڈانسر کو آصف کے پاس بھیجا اور پھر اپنے آدمیوں سے اس قدر صفائی سے مروا دیا کہ ایک لمحے کو خود آصف بھی اپنے آپ کو اس کا قاتل سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور وہاں کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جن کا تعلق بھی جگت نارائن کے گروہ سے تھا، اور انہوں نے آصف کو جائے حادثہ سے فرار کرا دیا، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ آصف کی بکھلاہٹ، آصف کی باہوں میں موت اور پہلے سے طے شدہ تمام گفتگو کی ویڈیو تیار کر چکے تھے۔ آصف کی ایک بوڑھی ماں اور ایک جوان بہن بھی ہے، اور جگت نارائن ان دونوں کو زیر زمین پہنچا دیا ہے اور آصف کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے جگت نارائن کے حکم کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کی ماں بہنوں کو ختم کرا دیا جائے گا۔ اوہ آئی سی، میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اور پھر سوچ کر پوچھا، جگت نارائن اور آصف کی دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ جگت نارائن بھی نغمہ کے چاہنے والوں میں سے ایک ہے، مگر ایسے چاہنے والوں میں سے جن کے تمام لچھے دار باتیں بس ایک ہی رات تک قائم رہتی ہیں اور مطلب نکل جانے کے بعد وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور جگت نارائن کے آدمیوں نے آصف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ نغمہ کو کسی بھی بہانے سے ایک مخصوص مکان تک پہنچا دے، اور آصف اس پر آمادہ نہیں ہوا تو جگت نارائن نے اسے اپنا نشانہ بنایا۔ لیکن آصف ہی کیوں، وہ اپنے ٹولے کے شہر و بدماشوں کے ذریعے بھی نغمہ کو اٹھوا سکتا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اب وہ آصف کو بچانے کا سودا کر کے براہ راست نغمہ کو پھانسنے کی کوشش کرے گا۔ حسنہ، میں نے اسے غور سے دیکھا، کیا تم مجھے جگت نارائن سے ٹکرانے کا کوئی موقع فراہم نہیں کر سکتی؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ خوبصورت لڑکیوں کا رسیا ہے تو انہیں کبیر داس کی حیثیت میں کبھی تسخیر نہ کیا ہوگا، اور میں اسے کسی ایسے موقع پر ہی بے نقاب کرنے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے افسوس ہے، وہ بڑی صاف گوئی سے بولی، میں تم کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ صرف بوشن کی حد تک میں تمہارا ساتھ دور رہ کر بھی دے سکتی ہوں، اور تمہیں بوشن سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تیری سے متعدد بار پوچھے جانے والے سوال کو ایک بار پھر دہرایا۔ اس کا جواب تمہیں بوشن کی موت کے بعد ہی مل سکے گا، اس سے پہلے نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اور میں بڑی سنجیدگی سے آصف کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کسی تیز دھار تلوار کے اوپر فضا میں بے یارو مددگار ہوا تھا، اور زبان کھول دینے کی صورت میں اس کی بے گناہ اور بوڑھی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، اور زبان بند رکھنے کی پاداش میں اسے خود پھانسی کے پھندے تک جانا تھا۔ اور میں نے کچھ سوچ کر نغمہ کے نمبر ڈائل کیے، اور اتفاق سے وہ مجھے مل ہی گئی، اور کال بھی خود اسی نے ریسیو کی تھی۔ اور میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔
ज़हे नसीब, वो बेतकल्फी से बोली। ये आपको अचानक और एमरजेंसी में मुझसे मुलाकात करने का ख्याल किस तरह आ गया? इसका जवाब मैं फ़ोन पर नहीं दे सकता, कुछ ऐसी ही बात है। ठीक है, आ जाइए, मैं आपको घर पर ही मिलूंगी। और मैं आपसे किसी ऐसी जगह मिलना चाहता हूँ जहाँ आपके डैडी और वो इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वापसी रात से पहले नहीं होगी। फिर मैं आ रहा हूँ। और मैं सिलसिला मुंतके करके नीचे आया और दानिश गाड़ी के आसपास ही मंडला रहा था और मुझे देखकर उसने जल्दी से लपक कर पिछला दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हरकत में आ गई। कहाँ चलना है बास? दानिश ने बिल्डिंग के हाथे से निकलकर खुली सड़क पर आते हुए सवाल किया। सेठ नामान का घर देखा है तुमने? फिक्र न करें, मैं बमुश्किल 10 मिनट बाद आपको उनके आलीशान महल तक पहुंचा दूंगा। और दानिश ने गलत नहीं कहा था। 15 मिनट बाद ही मैं नगमा के साथ उसके स्टडी रूम में मौजूद था और जहां हमारे अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था। और मैंने किसी तहमीद के बगैर उसे आसफ की पोजीशन से आगाह किया तो एक सानिए को उसकी हसीन और कोशादा पेशानी पर सिलवटें उभर आईं और फिर उसने कुछ तवक्कुफ से कहा, मुझे आसफ की माँ और बहन से पूरी पूरी हमदर्दी है, लेकिन इस सिलसिले में भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जरा सी अक्लमंदी का सबूत दो तो ना सिर्फ कि आसफ एक आहनी शिकंजे से आज़ाद हो सकता है, बल्कि जगत नारायण भी हमारे हाथ लग सकता है। नेवर, नगमा ने गुस्से से जवाब दिया। मैं उस बास्टर्ड का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। बात करना तो दूर की बात है। बात तुम नहीं, जगत नारायण या उसके किसी आदमी के जरिए शुरू होगी और तुम्हें महज ड्रामे के सीन में जिंदगी का रंग भरने की खातिर अपने दिल पर सब्र करके थोड़ी सी अदाकारी करनी होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि आसफ बेगुनाह है? 100%। क्या मैं तुम्हारी मालूमात का जरिया दरियाफ्त कर सकती हूँ? ओके, मैं मायूसी के अंदाज में उठ खड़ा हुआ। अगर तुम बेखुशी आमादा नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और मैं वापसी के लिए पलटा तो उसने लपक कर मेरी कलाई थाम ली। उसके नरमो गर्म हाथों में कुछ ऐसी तपश थी कि मैं पिघल कर रह गया और मैंने पलट कर नगमा की जानब देखा। वो खुद सपुर्दगी के अंदाज में मुझे देख रही थी और मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन एक नामालूम सी ख्वाहिश मेरे अंदर छुपे हुए शैतान को उकसा रही थी और मेरे कदम उखड़ गए। दोबारा मुझे होश आया तो नगमा के भीगे हुए होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट खेल रही थी और वो अपनी फतेह पर बेहद खुश थी। और मैंने डरते डरते उससे आसफ के बारे में दोबारा कहा तो वो मेरा साथ देने को आमादा हो गई। और नगमा के साथ वो सौदा महंगा जरूर था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अब एक तीर से 2 शिकार खेल सकता था। आसफ की बेगुनाही, उसकी माँ बहन की रिहाई और जगत नारायण के चेहरे की नकाब कुशाई। और वापसी पर मैं अपने ज़हन में उस ड्रामे की प्लानिंग कर रहा था कि मुझे करीब से उस्मान गनी की आवाज़ सुनाई दी। यू आर ग्रेट रफ़ीकी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरी दोस्ती हासिल कर लोगे। और मैंने निगाहों का जाविया तब्दील किया। वो पिछली सीट पर मेरे बराबर ही अजीब बचकाना अंदाज में आलती पालती मारे बैठा था। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातब किया, क्या तुम आसफ के सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? और मेरे लिए इतने छोटे छोटे लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो। वो बेपरवाही से बोला, फिक्र मत करो, आसफ का मामला बड़ी आसानी से तय हो जाएगा। और उसकी बूढ़ी और जवान बहन, वो भी मेरी दस्तरस से बाहर नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हें आसफ से ज्यादा अहमद गौरी पर तवज्जो देनी चाहिए, जो दर पर्दा तुम्हारी कालका ही की एमा पर प्रोफेसर के ज़हन को आहिस्ता आहिस्ता मफलूज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो कामयाब हो गया तो प्रोफेसर का अहम फार्मूला दुश्मनों के हाथ लग जाएगा और वो कम सन्निदा अहमद गौरी ने उसे भी अपने खतरनाक मंसूबे की खातिर अपने जाल में फांस रखा है। हाँ, मैंने यही महसूस किया था और मैंने अपने ख्याल का इज़हार किया। गालबन कालका की तागूती कुव्वत ने अहमद गौरी के दिलो दिमाग को पूरी तरह अपने ट्रांस में ले रखा है और वही बोशन की खातिर प्रोफेसर से वो फार्मूला हासिल करना चाहती है। कालका को भूल जाओ रफ़ीकी, वो महज एक शराब है और शराब से इंसान की प्यास कम होने की बजाय और भड़क उठती है। और मुझे क्या करना होगा? मैंने गैर इख्तियारी तौर पर पूछा। अहमद गौरी की जुबान खुलवाने के बाद तुम निदा जैसी हसीन चिड़िया को भी उसके पिंजरे से आज़ाद करा सकते हो और उस असासे को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो जो प्रोफेसर इब्रार की शक्ल में तुम्हारे वतन की खातिर अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा चुका हूँ। अहमद गौरी मुझे इस वक्त कहाँ मिल सकेगा? अपने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी का रुख सिविल लैंड की तरफ मोड़ ले और वहाँ वाक़या वाहद सुपर स्टोर की बराबर वाली इमारत सना अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर
وہ روم نمبر 39 میں تنہا رہتا ہے اور اس وقت بھی وہ تمہیں گھر پر ہی ملے گا اور میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، لیکن پھر بھی تم محتاط رہنا، وہ کسی چھلاوے کی طرح بازی پلٹ دینے کا عادی ہے۔ میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں؟ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تم اسے اپنے دوست مسٹر سراج کے حوالے کر سکتے ہو، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری کالکا کی بے چینی کا بھی تماشا دیکھوں۔ کیا کالکا واقعی تم سے مقابلہ کرنے سے کتراتی ہے؟ اور احمد گوری کے بعد تمہیں ندا کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ میں نے خیز انداز میں مسکرایا اور پھر صاف گوئی سے بولا، ایک بات یاد رکھو رفیقی، کہ انسان کو دوسروں سے بہت کچھ حاصل کرنے کی خاطر تھوڑا بہت خود کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور اپنے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ زندگی کی رفتار اچانک بہت تیز ہوتی جا رہی تھی اور میری فہرست میں اب بھوشن کے بعد جگت نارائن کا نام بھی شامل ہو چکا تھا، جو ابھی تک جرائم کی دنیا میں اور پولیس کے محکمے میں ایک ناقابل حل معمہ بنا ہوا تھا۔ اور ثنا اپارٹمنٹ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئی، اور میں نے گاڑی سے نیچے اتر کر دانش کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے ڈونگرے برسنے لگے۔ اور ہم اس وقت جہاں چل رہے ہیں وہاں تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ آپ فکر نہ کریں باس، دانش نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بیکار بیٹھنے میرے جوڑ پٹھے بھی جام ہونے لگے ہیں، اور اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں اس کو زندہ پکڑنا ہے، میں نے خاموشی سے کہا اور لفٹ میں سوار ہو گیا۔ تیسری منزل تک پہنچنے میں بمشکل 15 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی ہم اس کا کاریڈور میں پہنچ گئے، جس میں خاصا دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اور کاریڈور کے دونوں اطراف پرسکون اپارٹمنٹ موجود تھے۔ ہر اپارٹمنٹ کے سامنے ایک پیتل کے خوبصورت گملے میں نازک بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور ذرا سی دوڑی دیوار پر خوبصورت فریم میں خوش و صورت مناظر کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے دانش کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کال بیل پر انگلی رکھ دی، اور دروازہ کھولنے والا خود احمد گوری تھا، اور مجھے دیکھ کر بری طرح چونکا اور پھر سرد لہجے میں بولا، تم یہاں بھی آ گئے، اور مجھے پروفیسر کے سلسلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ سوری، میں گھر پر کسی ناواقف کار سے ملاقات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور میں جو اطلاع آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہت اہم بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسی اطلاع؟ اس نے درست لہجے میں سوال کیا۔ درزیدہ نظروں سے وہ دانش کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ڈاکٹر جس غیر معمولی فارمولے پر کام کر رہا ہے اس کا نصف حصہ پہلے ہی اس کی لا علمی میں لیبارٹری سے باہر نکل چکا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مارگریٹ کی موت کی بنیادی وجہ یہی تھی، اس نے بد احمدی کا ثبوت دے کر تمام رقم بٹورنے کی حماقت کی تھی۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ احمد گوری نے میرا جملہ سننے کے بعد کینہ توڑ نظروں سے گھورا۔ میں صرف ایک مختصر سی بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، میں نے تیور بدل کر احمد گوری کو مخاطب کیا۔ اگر مس ندا کے ہاتھ سے وہ مشروب گر پڑا تھا تو تمہارے چہرے کا رنگ کیوں فک ہو گیا تھا؟ گیٹ لاسٹ، وہ حقارت سے بولا، اور پھر اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دانش پورے حالات سے نمٹنے کو تیار تھا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا پیر دروازے کے درمیان ڈال کر دھکا دیا تو احمد گوری اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور وہ اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے لڑکھڑا کر اندر فرش پر گرا۔ لیکن جب تک ہم اندر داخل ہوتے صرف ایک حیرت انگیز پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ اس میں اشاریہ 3.8 کا ایک ہاتھ بھی پستول بھی موجود تھا، جس کے پر سلنسر فٹ تھا، اور اس نے ہم دونوں کو کور کر رکھا تھا، اور اس کی انگلی ایک معمولی سی جنبش بھی ہم دونوں کی کھوپڑی اڑا سکتی تھی۔ اب بتاؤ، احمد گوری خطرناک انداز میں گرایا، تم دونوں یہاں تک کس مقصد سے پہنچے ہو؟ فارمولا مائی ڈیئر، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم چاہو تو ٹریگر دبا سکتے ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، فارمولے کا وہ حصہ جو مارگریٹ کے ذریعے ہمارے ہاتھ لگا تھا، تم اس سے زندگی سے اسے حاصل نہ کر سکو گے۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اس کی آنکھیں جھپکے بغیر ہمارے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ لیبارٹری کی طرف جانے والے راستے پر واقع پہلی چیک پوسٹ کچھ عرصے پہلے ایک خوفناک دھماکے سے اڑ گئی تھی، اور چیک پوسٹ کا تمام عملہ فضا میں چیتڑوں کی شکل میں بکھر گیا تھا، اور ملٹری کا ایک ریٹائرڈ افیسر چیک پوسٹ والے حادثے میں کام آ گیا، اور اس حادثے کے 10-12 روز بعد ہی مارگریٹ بھی ختم کر دی گئی۔ اور تم اس مشروب کے بارے میں کیا جانتے ہو جو مس ندا کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا؟ وہ مجھے کینہ نظر سے گھورے جا رہا تھا، اور پستول اس کی گرفت میں مضبوط تھی۔
खास तौर पर उसने मेरे सीने का निशाना ले रखा था। ठोस जहनों के मालक अपने अंदर ऐसी कुव्वत इरादी रखते हैं जिसे कमजोर किए बगैर उनके मकसद से हटाया नहीं जा सकता। मैंने साफ गोई से कहा। मार्गरेट की मौजूदगी ने प्रोफेसर को पहला झटका पहुंचाया, लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था, इसलिए कि अपने वतन अजीज के लिए उस फार्मूले की तकमील के कारण में मसरूफ है जो दुश्मनों की तमाम दिफाही कुव्वतों को गैर मुअस्सर बना सकती है। अब प्रोफेसर से वो फार्मूला हासिल करने का वो वाह तरीका यह है कि उसकी कुव्वत इरादी को कमजोर करने की खातर अपने स्लो पॉइजनिंग करके उसके ज़हन को मफलूज कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले तुम शायद प्रोफेसर से फार्मूले लेकर उनके बारे में जरूरी मालूमात हासिल करोगे। अच्छा हुआ जो तुम चलकर यहाँ आ गए। अहमद गौरी किसी जहरीले नाग की तरह बल खाकर बोला, और मुझे तुम्हारी तलाश की खातर कहीं भटकना नहीं पड़ा। और अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। हम यहाँ से तनहा वापस जाने के लिए आए भी नहीं हैं। दानिश ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उसके लहजे में करख्तगी थी। और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। फार्मूला मुकम्मल हो जाने के बाद हमें जो कुछ मिलेगा उसका 50-50 कर लिया जाएगा, और ये ऑफर तुम्हारे लिए भी सूदमंद ही साबित होगी। मैं मिल बांट कर खाने का आदी नहीं हूं, वो मैंने खेद अंदाज में बोला। रहा फार्मूला तो ये प्रोफेसर के जहन में उसका पहला हिस्सा भी जरूर महफूज होगा। ना होता तो वह दूसरे हिस्से की तकमील में इस तरह दीवानों की तरह शब रोज मुनहिम कैसे कभी ना होता। गोया तुम हमारे साथ पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं। दानिश ने ही दरियाफ्त किया और मेरी नजरें उसकी उंगली पर जमी हुई थी, और मैं मौत से खौफजदा नहीं था। मुझे पूरी तवक्का थी कि उस्मान गनी हालात से बेखबर नहीं होगा, और यह भी मुमकिन था कि वो कहीं आस पास ही खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो। लेकिन मुझे बस एक लम्हे की तलाश थी, और मैं अहमद गौरी को अपने हाथों से सजा देना चाहता था। और फिर कुदरत ने मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। कमरे में बाएं जानब वाली खिड़की बंद थी। उस पर सब्ज रंग का विंशिंग ब्लाइंड मौजूद था, जिसे हवा के एक तेज झोंके ने हरकत दी और खट की आवाज हुई तो अहमद गौदी ने तेजी से घूमकर खिड़की की तरफ देखा, और बस वही लम्हा मेरी आजमाइश बन गया। मैंने तेजी से जिस्त लगाई और अहमद गौरी को अपने हाथ जमीन पर लेता हुआ चला गया। और उसने बुखलाकर फायर किया, लेकिन उसका निशाना खता गया। और फिर मैंने उसकी पिस्तौल वाली कलाई पर कराटे का एक हाथ मारा तो पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया और वो करह कर रह गया। अपने बचाव की खातर वो टांगे जोड़कर पूरी बदन को फिजा में लूच देता हुआ उठा था, मगर उसका पिस्तौल अब दानिश के हाथ में था। और अहमद गौरी मेरे ऊपर छलांग लगाना चाहता था, लेकिन करह कर दोबारा जमीन पर उलट गया। दानिश का निशाना खता नहीं गया। उसकी पिंडली से बहने वाला खून सफेद कालीन को बदनुमा कर रहा था, और मैंने पहली फुर्सत में अलमारी से टाई निकालकर उसके हाथ पांव पूरी तरह जकड़ दिए। तुम लोग जिंदा नहीं बच सकोगे, वो बेबस होने के बावजूद बिगड़ते हुए बोला, और तुम दोनों की मौत तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा इबरतनाक होगी। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? मैंने सर्द मोहरी से सवाल किया। उसका अंदाजा भी बहुत जल्द तुम्हें हो जाएगा। निदा से तुम्हारे तल्लुकात किस किस्म के हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने असाब पर काबू पाता जा रहा था, और मैंने जवाबन कुछ कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उसके करीब सफेद कालीन पर जगत नारायण के मखसूस निशान को सिक्के की शक्ल में देखा तो मेरे ज़हन में एक छनाका सा हुआ। वो सिक्का गालबन उसकी जेब में पड़ा था, जो उछल कूद में उसकी जेब से बाहर निकल आया, और जिसका उसे इल्म नहीं हो सका। और शायद अहमद गौरी ने जगत नारायण की वजह से हमें खतरनाक नताइज की धमकी दी थी, और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। बात अगर बोशन की हद तक महदूद होती तो शायद वह तुम्हें माफ कर देता, लेकिन जगत नारायण वो चौंका, और फिर तेजी से अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम जैसे वतन के गद्दारों का हशर जितना खराब हो उतना ही कम है, और दौलत की लालच में अगर तुम अपने वतन के अहम तरीन राज में भी गैर हुकूमतों को फरोख्त कर देने से दरेग नहीं कर सकते, और उम्र कैद भी तुम जैसे ज़मीर फरोशों के लिए बहुत कम होगी, और मैं अब भी तुम्हारा मकसद नहीं समझ सका। उसने तेवर बदल कर कहा, तुम मुझे ज़मीर फरोश होने का ताना दे रहे हो, लेकिन खुद अपने बारे में तुम क्या कहोगे कि चोरी और बदमाशी करके मुझ जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स के अपार्टमेंट में घुस आए हो, और जगत नारायण के बारे में तुमने सिर्फ दूसरों से सुना है या खुद भी कुछ वाकफियत रखते हो।
मैं उसके नाम के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि तुम बकवास कर रहे हो। मैंने हकारत से एक भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया, JN वाला सिक्का उठाकर उसके सामने किया। और ये इसके बारे में तुम क्या कहोगे? ये सिक्का नहीं है, उसने शायद पहले से सोचा हुआ जवाब दिया। ये एक शिकारी का ट्रेडमार्क है जो सिर्फ आदमखोर शेर और चीतों को मारने का आदी था, और तुम उसकी एक तरफ चीते के खुले हुए मुंह को देख रहे हो। और JN के बारे में तुम्हें क्या सबक पढ़ाया गया है? मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में सवाल किया। और हो सकता है कि ये उस शिकारी का नाम हो। गोया तुम शराफत से अपनी जुबान नहीं खोलोगे, दानिश ने इस्तफाक लहजे में मुखातब किया। अपनी हुड्डियों का सुरमा बनवाने का अगर इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर सड़क पर भी फेंक सकता हूँ। और जवाब में अहमद गौरी ने ख्वार निगाहों से दानिश को देखा और फिर दांत पीस कर रह गया। अगर तुम अब भी अपनी जुबान खोल दो तो हम तुम्हारे साथ कुछ रियायत कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, और वो सिक्का जो तुमने अभी मुझे दिखाया था उसका क्या मतलब है। गुड, तुम्हारे लिए यही अंदाज इख्तियार करना ज्यादा मुनासिब है, मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। अगर तुम पुलिस के सामने भी खुद को लाइलम, पागल या दीवाना साबित करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी गुलू खलासी भी हो सकती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? और मैंने दानिश को उसे संभालने का इशारा किया और फिर मुल्हका कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ फोन मुझे सामने ही रखा हुआ नजर आ गया और अपार्टमेंट की वीरानी बता रही थी कि उसमें अहमद गौरी के सिवा और कोई नहीं रहता। और मैंने सराज से राब्ता कायम करने के बाद उसे एक फर्जी कहानी सुनाई और फिर अपार्टमेंट का पता समझाने के बाद बाहर आ गया। मैंने उसे सिर्फ यही बताया था कि जगत नारायण के गिरोह का एक अहम आदमी इत्तफाकन मेरे हाथ लग गया है और जिसे मैं अपने नाम दरमियान में लाए बगैर पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। और बाहर आकर मैंने अहमद गौरी पर तरकीब नंबर 2 आजमाई। वो असले की जिद पर था, इसलिए उसकी तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं की गई और मैंने उसकी कंपनी के एक मखसूस रग पर मामूली सी जोर आजमाई की थी, जिसके नतीजे में वो बेहोशी से हमकिनार हो गया और मैंने JN वाला मखसूस सिक्का वहीं छोड़ दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। निकल चलो, मैंने बाहर की जानब लपकते हुए कहा। और सराज अपने आदमियों के साथ किसी लम्हे भी यहाँ पहुंचने वाला है, लेकिन उससे खुद मैंने ही फोन किया था। मैंने दानिश की बात समझकर कहा, घबराओ नहीं, मेरा नाम दरमियान में नहीं आएगा। क्या ये भी बोशन के ज़र खरीद कुत्तों में से कोई एक था? दानिश ने मेरे साथ लिफ्ट में सवार होते हुए मध्यम आवाज में पूछा। नहीं, मैंने गाड़ी में बैठते हुए कहा, ये एक अलग कहानी है जिससे मैं बराह रास्त मेरा साय मुनासिब नहीं है। और हमारी गाड़ी जिस वक्त सर्विस लैंड की जानब मेन रोड पर निकल रही थी, उसी वक्त दूसरी जानब से सर्विस जीप जिस पर मसला अफराद भी मौजूद थे सर्विस लैंड में दाखिल हो रही थी। और दानिश ने मेन रोड पर आते ही गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और पिछली नशस्त पर टेक लगाए आराम से बैठा था कि दानिश के देर के बाद मुझे होशियार किया। बास, मेरा ख्याल है कि स्याह रंग की टोयोटा हमारा ताकुब कर रही है। और मैंने चौंक कर अकबी आईने पर निगाह डाली। कुछ फासले पर एक ब्लैक कलर की टोयोटा हमारे पीछे लगी हुई थी और मैं मोहतात होकर बैठ गया। स्याह रंग की टोयोटा एक महदूद फासले से हमारा ताकुब कर रही थी और दानिश पूरी तरह होशियार था। उसकी निगाहें बार बार अकबी आईने की जानब उठ रही थीं और कुछ देर तक ये सफर जारी रहा और फिर दानिश ने एक मोड़ काट कर बाएं तरफ खड़ी कार की तरफ इख्तियार किया तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। ये तुम किधर जा रहे हो? ये रास्ता तो दही इलाके की जानब जाता है। मुझे मालूम है सर, दानिश ने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि बास की टीम के अफराद हमारी निगरानी पकड़ रहे होंगे और स्याह रंग की गाड़ी उनकी नजर में जरूर आ गई होगी। और मास्टर की अपने जिस्म के हर हिस्से पर आंख रखता है और भरी हुई सड़क पर फायरिंग का तबादला कुछ बेगुनाहों की जान भी ले सकता है। इसी गरज से मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ ली है और इस रोड पर हम स्याह कार को बाआसानी सैंडविच बना सकेंगे। और अगर इत्तेफाक से ट्रैफिक के हजूम की वजह से मास्टर की स्याह कार निशान का खो बैठा तो इस बार मैं गलती नहीं करूंगा सर। दानिश बेहद संजीदा था। उन हरामजादों का एक कर्ज बाकी है मुझ पर और इस बार मेरी एक जरा सी गलती से वो हमारे कार के टायर बेकार करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। क्यों, आज कोई खास बात है? हाँ, आज मैं पूरी तरह फिटिंग फटांग हूँ। और दानिश ने तरंग में आकर जवाब दिया। आज मैं कुछ दूर आगे जाकर जाने के बावजूद उन्हें खुद करीब आने का मौका जरूर फराहम करूंगा और उसके बाद अपना कर्ज चुकता करूंगा। ज्यादा दूर अंदेशी कभी कभी नुकसान
नुकसान दावी साबित होती है, मैंने जवाब दिया। और हॉलिस्टर से मैंने अपना ऑटोमेटिक गोके निकाल लिया था, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था और मुझे अपनी गाड़ी में खुद कार राइफल रखने की जरूरत थी ताकि बवक्त से जरूरत काम आ सके। लेकिन ये वक्त गलतियों पर पछताने का नहीं था और मैंने एक बार फिर घूम कर देखा। स्याह कार अब भी हमारे ताक़ुब में थी, लेकिन उसके पीछे दूर दूर तक किसी कार का निशान नहीं था और मतलब साफ ज़ाहिर था कि मास्टर की हजूम की वजह से हमें मिस कर चुका था। शायद दानिश ने भी इसी नक्ते पर गौर कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बेपरवाह दिखाई दिया और वह बार बार अकबी शीशे पर नजरें डाल रहा था। तो आकुब सना अपार्टमेंट से हमारी रवानगी के बाद शुरू हुआ था और शायद जगत नारायण के आदमी पहले से अहमद गौरी की निगरानी कर रहे होंगे और फिर उन्हें पुलिस कार देखकर अंदाजा हो गया होगा कि अहमद गौरी के साथ क्या होने वाला है और वह उसे छोड़कर हमारे ताक़ुब में चल पड़े। और हो सकता है कि उन्होंने रवानगी से पहले किसी लासिलकी निज़ाम के जरिए किसी दूसरी टीम को अहमद गौरी के बारे में सूरत हाल से आगाह कर दिया हो। यकलख्त मेरे ज़हन में हुस्ना का कहा हुआ एक जुमला गूंजा। बोशन ने जगत नारायण के जोर देने पर ही मेरे खिलाफ पुलिस केस वापस लिया था और जगत नारायण बराह रास्त मुझसे टकराना चाहता था। और इस बात के जहन में आने के बाद मुझे यकीन हो गया कि स्याह कार में जगत नारायण के कारिंदे ही होंगे जो पूरी तरह लैस होंगे। आप परेशान ना हो, दानिश ने मुझे तसल्ली देनी चाहिए। आज मैं तनहा उन सब पर भारी पड़ूंगा। जानते हो वो लोग हमारा ताकुब कर रहे हैं और वो कौन है? दोस्त बहरहाल नहीं होंगे, वो जगत नारायण के आदमी हैं जो कील कांटे से पूरी तरह लेस होंगे। और मैंने दानिश को पुलिस केस वाली सूरत हाल से आगाह किया। आज वो सिर्फ हमारी गाड़ी नाकारा करने की कोशिश नहीं करेंगे। आई सी, फिर तो मुझे ज्यादा सख्त एक्शन लेना होगा। और आगे से एक रास्ता गोड की सिमत जाता है जिसकी बाएं जनब सरसों के खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तुम गाड़ी बाएं सिमत मोड़कर बस एक लम्हे को अपनी कार की रफ्तार चेक करना और फिर तेजी से आगे निकल जाना। क्या आपका रास्ते में उतरने का ख्याल है? हाँ, मैंने जवाब दिया। इस तरह की मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मौसर साबित होऊंगा। आप मेरी फिक्र ना करें सर, मैं आज उन्हें भागने का रास्ता नहीं दूंगा। उनकी सारी हसरतें दिल की दिल में घट कर रह जाएंगी और मुझे तुम्हारी सलाहियत पर एतमाद है। फिर भी तुम्हें मेरी हदायत पर अमल करना होगा। और मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। और दानिश ने मुझसे मजीद बहस मुनासिब नहीं समझी और मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर अचानक उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात क्यों उभरे थे। वो मुझे तनहा पीछे छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था। अगर स्याह कार वाले मुझे देख लेंगे तो फिर उन्हें मुझे तनहा घेर कर मारना कुछ ज्यादा दुश्वार ना होगा। लेकिन पुलिस की मुलाजमत और ट्रेनिंग ने मुझे ढीठ बना दिया था। और अगला मोड़ करीब आते ही मैंने तेजी से बाएं जनब रुख का दरवाजे के हैंडल पर हाथ जमा दिया और स्याह रंग की कार से हमारा दरमियानी फासला 50 गज से कम नहीं रहा होगा और वो गालबन ज्यादा इजलत में नहीं थे। हमें दही इलाके की सिमत मुड़ता देखकर गालबन उन्होंने हमारे इस अकदाम को हमारी बौखलाहट से ताबीर किया और उन्हें मालूम रहा होगा कि आबादी का सुराग 10 मील दूर जाने के बाद ही में आ सकता है। और दानिश ने जैसे ही स्टीयरिंग को अचानक बाएं जनब घुमाकर ब्रेक लगाया और मैं दरवाजा खोलकर लड़कता हुआ सरसों के खेत में दाखिल हो गया और दानिश तेजी से गाड़ी आगे निकाल कर ले गया। और फिर मैं कुछ ही दूर आगे जाकर उसे रुकता देखा था और मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मौजूदा सिचुएशन में उसे मुझसे करीब रुकने की हिमाकत करने से डिले करना चाहिए था, लेकिन वक्त गुजर चुका था और मैंने नशीब में जाने के बाद अपनी पोजीशन संभाल ली। और फिर जैसे ही स्याह कार सामने आई मैंने उसके अगले पहिए का निशाना लेकर गोली चला दी। पिस्तौल पर चौंका साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए फौरी तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि फायर किस जानब से किया गया होगा। बहरहाल मेरा निशाना खता नहीं गया और स्याह गाड़ी का अगला एक टायर धमाके के साथ फटा और फिर गाड़ी दूसरी जानब लहराने लगी। रफ्तार तेज थी, इसलिए उसे फौरन नहीं रोका गया और दूसरी सूरत में गाड़ी उलट जाने का खतरा भी था। और तकरीबन 20 फुट आगे जाने के बाद स्याह कार एक झटके से रोक दी गई और उसमें 6 अफराद जो आतिशी असला से लैस थे बरक रफ्तारी से नीचे उतरे और गालबन पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत आधे आधे बट कर दाएं बाएं उतर गए और अब वो तकरीबन हमारे और दानिश के दरमियान में ही थे। और मैं सरसों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता आगे की सिमत बढ़ने लगा। उस वक़्त करालिंग
की ट्रेनिंग मेरे लिए बड़ी मुफीद साबित हो रही थी और गुजरने वाला एक एक लम्हा मौत और जिंदगी के फासले को करीब तर कर रहा था। और हम उस वक्त वहां आंख मचोली नहीं, मौत का भयानक खेल खेलने की खातिर एक दूसरे की घात में थे। और फिर अचानक दाएं जानब एक जोरदार धमाका हुआ और 3 में से 2 अफराद के जिस्म के चीथड़े फिजा में बुलंद होकर दूर दूर बिखर गए। और दानिश ने यकीनन दस्ती बम इस्तेमाल किया था और मैं अभी पूरी तरह संभल भी नहीं सका था कि दूसरा धमाका हुआ। इस बार तीसरा आदमी और स्याह रंग की गाड़ी टुकड़ों में बिखर गई और दानिश शायद आज खेल कर पिछला हिसाब बेबाक करने के मूड में था। और उसके अलावा अब उसे मेरी फिक्र भी लाहक थी, जो वो जल्द अज जल्द बसात पलट देने की कोशिश कर रहा था। 3 साथियों और गाड़ी का होलनाक अंजाम देकर बाकी 3 साथियों का बौखला जाना कुदरती बात थी और वो खेत में दौड़ते हुए मेरी तरफ आने लगे और अब वो किसी तरह पक्की सड़क पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने रींगना तरक करके पोजीशन संभाल ली और जूं जूं उनके कदमों की आहट करीब आ रही थी, मेरे दिल में इंतकाम की आग तेज होती जा रही थी। और फिर वो आगे पीछे भागते हुए मुझे नजर आ गए। उनका अंदाजा था कि मैं और दानिश एक ही सिमत में मौजूद होंगे और यही खुश फहमी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। और मैंने निहायत होशियारी से काम लेकर सबसे पिछले शख्स का निशाना लेकर फायर किया और टच की मदम सी आवाज हुई। उसके साथ ही मेरा मतलूबा शिकार मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसके दोनों साथी जान बचाने की फिक्र में मौत से और करीब तर होते जा रहे थे और मैंने एक लम्हे बाद दूसरा फायर किया। इस बार मेरी पिस्तौल से निकली हुई गोली उसकी पेशानी या दिल पर लगने की बजाय दाहिने बाजू को चीर गई थी और राइफल उसके हाथ से निकल गई और वो कराह कर नीचे बैठा तो उसके दूसरे साथी को भी खतरे का अंदाजा हो गया। उसने खुद को जमीन पर गिराने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। सर, मुझे दूर से दानिश की आवाज सुनाई दी। आप खैरियत से तो हैं? और दानिश ने मेरी मोहब्बत में हमाकत और जज्बात का सबूत दिया था, जो दौड़ता हुआ खुली सड़क पर आ गया और मैंने जमीन पर लेटते हुए शख्स की ऑटोमेटिक राइफल की नाल को फिजा में बुलंद होते देखा और वो दानिश का निशाना ले रहा था। और मैंने यक्के बाद देगरे 2 फायर किए और राइफल के साथ वो भी एक तरफ उलट गया, लेकिन अभी उनका साथी जख्मी साथी जिंदा था, जो हम दोनों में से किसी एक के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और 5 साथियों का होलनाक अंजाम देखने के बाद वो यकीनन जिंदगी की बाजी जीतने की खातिर सब कुछ कर सकता था। सड़क पर लेट जाओ, खतबे अभी बाकी है। मैंने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर दानिश को अलर्ट करने की कोशिश की और उसके साथ ही हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर अपनी पोजीशन भी तब्दील कर ली और ये एहतियाती तदाबीर बेहद कारआमद साबित हुई। जख्मी होने वाला शख्स भी अपने फन में माहिर था और उसने मेरी आवाज में मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाकर फायर कर दिया था और गोली सनसनाती हुई मेरे करीब से गुजर गई और मैंने तेजी से एक कलाबाजी और खाई। हथियार फेंक दो, दानिश की आवाज सनसनाती हुई मेरे करीब से गुजर गई और मैंने तेजी से एक कलाबाजी और खाई। हथियार फेंक दो, दानिश की आवाज सन्नाटे में गूंजी और सड़क पर लेटने के बाद ही उसने दुश्मन को ललकारा था। और मैं देख चुका हूं कि जिंदगी चाहते हो तो दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके सामने आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे साथियों से मुख्तलिफ नहीं होगा। और जवाब में 2 बरस्ट मारे गए, एक सड़क की जानब और दूसरा मेरी जानब। लेकिन इस वक्फे में मैं भी अपनी पोजीशन खासी तब्दील कर चुका था। हमाकत से बात आ जाओ, तुम अब बच नहीं सकोगे, दानिश ने दोबारा चीख कर कहा। वो चौंका सड़क पर लेटा था और हमारे दुश्मन नशीब में था, इसलिए दानिश के लिए खतरे की कोई बात नहीं थी और मेरी निगाहें उस आखिरी शख्स को तलाश कर रही थी और मेरा इरादा था कि उसे जिंदा पकड़ सकूं। लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। अपने दफ्तर में भी मैंने जगत नारायण के एक हट्टे कट्टे आदमी को जकड़ लिया था, लेकिन फिर उसके आने से बेशतर ही उसने जबड़ों में छिपाया हुआ जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकशी कर ली थी। चुनाचा मैंने खेल खत्म करने का फैसला कर लिया। दानिश की दूसरी वार्निंग के साथ ही मैंने जख्मी शख्स को देखा। वो एक हाथ में राइफल थामे और दूसरे हाथ से जख्मी को दबाए तेजी से बच के निकलने की हमाकत में मेरी नजरों में आ गया और मैंने निशाना लेकर फायर किया। गोली उसकी कंपटी पर लगी और वो लहरा कर खेतों के दरमियान ही ढेर हो गया। लाइन क्लियर हो चुकी है, मैंने दानिश को आवाज दी। तुम गाड़ी लेकर वापस आ जाओ। सर, कहीं कोई तुखम बाकी तो नहीं रह गया? नहीं, एक एक करके सब काम आ चुके हैं। और दानिश ने खुशी का नारा लगाते हुए गाड़ी की जानब लपका और फिर 2 मिनट बाद ही हम शहर की सिमत वापस जा रहे थे और तुमने करीब रोक कर
गाड़ी करीब रोकर अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। मैंने दानिश को उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी? आप शायद मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहद संजीदगी से बोला। जंग के मैदान में कमांडो ऑफिसर की पोजीशन सबसे ज्यादा अहम होती है। अगर वो काम आ जाए तो तमाम निजाम दरहम बरहम होकर रह जाता है और ऐसी अफरा तफरी के आलम में दुश्मन अपना काम तेजी से कर गुजरता है। तुमने शायद उन लोगों पर हैंड ग्रेनेड फेंके थे। मैंने उसके जज्बात को महसूस करके बात बदलनी चाहिए। जी नहीं, वो टेंस बाल की तरह प्लास्टिक बम थे जिसमें मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है।